Assalamu alaikum, welcome to my channel. So today we will discuss the restoration age, which is also called the age of Dryden, which is from 1660 to 1700. 30 to 40 years of late 17th century, also known as age of Dryden, because English monarchy was restored. That's why it is called restoration age. As Charles II, who was the son of Charles I, came England to be a king. After the execution of King Charles I in 1649, there was not any king in England from 1649 to 1660 till in 1660 चार्ल्स सेकंड, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं चार्ल्स सेकंड, ये इंग्लैंड आते हैं और किंग बनते हैं। अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखते हैं उस एज का, देन हम लिटरेचर की तरफ आएंगे। ओलिवर क्रोमवेल डिक्टेटर है पार्लियामेंट का। 1653 से लेकर 1658 तक उसने हुकूमत की है इंग्लैंड में। 1658 में उसकी डेथ होती है। देन प्योरिटन्स वर रूलिंग इंग्लैंड एट दैट टाइम, और उन्होंने थिएटर भी बंद करवा दिए थे। इस वजह से उस ज़माने में ड्रामे ने भी तरक्की नहीं की क्योंकि थिएटर तो बंद थे। सो ओलिवर की डेथ के बाद 1658 में उसके बेटे को हुक्मरानी में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो बमुश्किल जो हुक्मरानी है या मोनार्की है वो 1 साल ही चला पाया। हुकूमत, मोनार्की तो नहीं है, हुकूमत है। देन चार्ल्स सेकंड केम इन 1660, तो रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्टेड बिकॉज ही वॉज रिस्टोर्ड, मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड। अब प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको लीगल कर दिया गया है 1662 में। अगर राइटर्स ने कुछ गलत लिखा तो वो ज़िम्मेदार नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो प्रिंटिंग प्रेस की ज़िम्मेदारी होगी। चूँकि चार्ल्स सेकंड केम फ्रॉम फ्रांस, सो ही वॉज लिटरेचर लवर। इस एज में अब प्योरिटन कमज़ोर हो रहे हैं। ये अब फ्रांस से जो आता है ये काफ़ी कुछ नया लेके आता है। सबसे पहले तो इसने थिएटर खुलवाए जो प्योरिटन ने बंद कर दिए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा याश भी था। अब न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है थिएटर में, थिएटर खुलवाए हैं इसने, और थिएटर में लेडीज़ की एंट्री भी परमिसेबल है, पहले नहीं थी। लेट रेनेसां पीरियड है अब हो रहा है, और ड्रामा में डेवलपमेंट हो रही है। थिएटर रात को भी खुले रहते हैं, उनको मॉडर्न कर दिया गया है। वुमेन्स एंट्री है, लाइट्स आ गई हैं, पिक्चर फ्रेम्स आ गए हैं, मूवेबल सीनरीज हैं थिएटर के अंदर, मतलब काफ़ी कुछ नया उसने किया। प्रिंटिंग प्रेस लाइसेंस जारी हुआ 1662 को। द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी वाज आल्सो बिल्ड इन दिस एज 1684। द बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1694। प्लेग भी आती है इस दौर में, लेकिन डेथ रेट बहुत कम होता है। प्लेग कब आती है? 1665 को। ग्रेट फायर ऑफ लंदन, जिसमें बहुत से चर्च, बहुत से, अब एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन राउंड अबाउट 1890 चर्च जल जाते हैं। 1666 का ये वाक़या है। आर्किटेक्ट इन लंदन, काफ़ी ज़्यादा इमारतें बनाई जाती हैं, और क्रिस्टोफर रेन हैं, उन्होंने 52 चर्च जो है ना अगेन बिल्ड किए थे। काफ़ी हाउस कल्चर आ गया है, काफ़ी हाउस कल्चर तो आ गया, लेकिन वीमेंस आर नॉट अलाउड इन इट। सो ये सारी तो थी बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कि ये चीज़ें हो रही थी। अब आते हैं हम अपने लिटरेचर की तरफ। तो इस एज की अगर पोइट्री की बात की जाए तो हमारे पास सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट नाम है जॉन ड्राइडन का, जिसके नाम के ऊपर इस एज का नाम भी रखा गया है। जॉन ड्राइडन इज आल्सो द इंग्लैंड फर्स्ट पोइट laureate in 1668. He influenced and ruled this age, in other words. Heroic couplet term इंट्रोड्यूस की है, and Dryden was a supporter of Cromwell. But when King returns, then Dryden's political opinion changed and he became supporter of King. अब इन्होंने सबसे पहली बात तो क्या है, हीरोइक कपलेट। कपलेट क्या होता है? कपलेट होती है 2 लाइन्स होती हैं पोइट्री की, और राइमिंग, 2 राइमिंग लाइन्स होती हैं ऑफ पोइट्री रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, जिसमें 5 आइएम्स होते हैं और 10 सेलेबल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कपलेट, जिसमें चार्सर और पोप जो हैं वो इसके मास्टर माने जाते हैं। और हमारे पास है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लास्ट, जिसकी पब्लिकेशन रिस्टोरेशन एज में होती है। और हमारे पास एक पोइट हैं जॉन विलमोट। जॉन विलमोट जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं इस एज के, और
फिर हम बात करते हैं स्टायर की, क्योंकि इस एज में जितना भी वर्क लिखा जा रहा है वो सारा का सारा स्टायर है। क्योंकि स्टायर होता क्या है, जिसमें आप ह्यूमर इंक्लूड करते हो और किसी को रिडिक्यूल करने के लिए, तंज करने के लिए, मज़ाक के साथ। और उसमें होता क्या है, आप सोसाइटी या ह्यूमैनिटी की कोई ना कोई कमज़ोरी बयान करते हो या फिर दिखाते हो। तो जो स्टायर था वो ज़्यादा लिखा जा रहा था। इवन कि जो जॉन ड्राइडन है उनका मैक फ्लैगनो, वो भी स्टायर ही है, पर्सनल स्टायर। अब हम बात करते हैं रिस्टोरेशन कॉमेडी की। ड्रामा लिखा जा रहा है लेकिन ड्रामा की असल फॉर्म नहीं है यही। अब वो कॉमेडी के तौर पे, जिसको हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होती है? बस वो स्टाइल है जो रिस्टोरेशन एज में पॉपुलर हुआ, जिसको हम ड्राइंग रूम कॉमेडी भी कहते हैं, रिस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें आप सोशल रूल्स, मैनरिज्म, हिपोक्रेसी, ग्रीड, गॉसिप, अफेयर्स इन पे लिखते हो। ये सिर्फ पॉपुलर थी रिस्टोरेशन कॉमेडी इन लंदन। This was focused on adultery and sexual attraction and lust. And writers of this genre of the view that marriage is boring, that's why criticized much as sexuality was discussed openly. तो इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। और बिग फाइव हम बात करें रिस्टोरेशन कॉमेडी के, तो वो है हमारे पास जॉर्ज इथरिज, विलियम वाइकरले, विलियम कॉन्ग्रीव, सर जॉन वैन बर्ग, जॉर्ज फार्कुहर। जॉर्ज इथरीज की जो वर्क है शी वुड इफ़ शी कुड, वो 1688 में उसने लिखा। ये जब पहली बार परफॉर्म हुआ तो थिएटर भर गए, इतने भर गए कि हज़ारों लोगों को वापस जाना पड़ा था। और विलियम कंग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड उसने लिखा। और इसमें उसने क्या मतलब कि मैरिज इज़ बोरिंग और पैसे के पीछे भागना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, ये सब कॉमेडी की सूरत में उसने दिखाया। विलियम वाइकरले जो था उसका हमारे पास वर्क है कंट्री वाइफ, मीन्स के जो मेल और फीमेल के दरमियान ताल्लुकात है उसको एज अ कॉमेडी दिखाया गया। सर जॉन वैन बर्ग हैं हमारे पास, वो स्पेनिश और फ्रेंच को मिक्स करके लिखते हैं और वो बहुत बोल्ड इंग्लिश यूज़ करते थे। फिर है हमारे पास जॉर्ज फार्कुहर। अगर किसी प्ले, उनका मानना था कि अगर किसी प्ले में वाइफ को आप अनफेथफुल नहीं शो करते हो तो उसमें तो एंटरटेनमेंट है ही नहीं। वो सेक्सुअल प्लेजर के लिए मतलब किसी हद तक जा सकती है कोई औरत, तो उसको उसका मानना था कि ये दिखाना चाहिए लोगों को। एफ्रा बैन जो हैं वो फीमेल राइटर हैं और प्ले राइट भी थी, प्रोफेशनल राइटर भी थी। उन्होंने इनके ख़िलाफ़ ये जो बिग फाइव है ना, इन जिन पे वो काफ़ी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लस्ट, ग्रीड और अनफेथफुलनेस ऑफ वीमेन को दिखाया करते थे, तो उसने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी काफ़ी ज़्यादा। ट्रेजेडी को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं किया जाता था रिस्टोरेशन एज में। अगरचे ड्राइडन बेचारे ने डिफेंड करने की, ट्रेजेडी को डिफेंड करने की काफ़ी कोशिश की और उन्होंने एक वर्क भी लिखा था ऑल फॉर लव, जो कि एंटनी एंड क्लियोपेत्रा पे बेस्ड था जिसकी स्टोरी, लेकिन लोगों ने उसको पसंद नहीं किया ज़्यादा क्योंकि लोग ट्रेजेडीज़ को पसंद कर ही नहीं रहे थे। और जॉन ड्राइडन ने इंग्लिश लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट के लिए एक कमेटी भी बनाई थी 1664 को। उस कमेटी के मेंबर्स थे जॉन ड्राइडन खुद, एडमंड वेलर, बिशप थॉमस स्प्रैट और जॉन एवलन। ये कमेटी चार्ल्स सेकंड ने एक्चुअली बनाई थी कि ताकि इंग्लिश लैंग्वेज को फ़रोग दिया जाए। इस एज को फिर एज ऑफ ड्राइडन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ड्राइडन जो था वो मेन फिगर था इस एज का। अगरचे ड्राइडन 1660 से पहले भी लिख रहे थे, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेटाफिजिकल पोइट अब्राहम काउले जो वर्क था उससे, लेकिन उन्होंने प्ले भी लिखने शुरू किए थे क्योंकि थिएटर में बहुत ज़्यादा पैसा था। थिएटर इतने अरसे के बाद खुले हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन इनके प्ले ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। इनकी पोइट्री जो थी वो ज़्यादा मतलब पॉपुलर थी जॉन ड्राइडन की। फिर हम आते हैं पोइट्री के बाद प्रोज़ की तरफ। प्रोज़ में भी देखिए हमारे पास पोइट्री में भी, प्लेज में भी और प्रोज़ में भी सबसे बेहतर जो हमारे पास नाम खड़ा है वो जॉन ड्राइडन का है। जॉन ड्राइडन जो हैं फर्स्ट पोइट लाइरेट तो हैं ही, लेकिन एट द एंड जो है ना ड्राइडन कन्वर्ट्स टू कैथोलिसिज्म।
फिर जो उनकी सारी शोहरत है वो डूब जाती है, उनसे पोइट लॉरिएट का वो ओहदा भी छीन लिया जाता है, टैक्स भी इनके डबल कर दिए जाते हैं। उनका बुढ़ापा जो है वो काफ़ी तकलीफ़ और गुर्बत में गुजरा। बुढ़ापे में सिर्फ वो ट्रांसलेशन करते थे वर्क्स की और उन्हीं से उनका गुजारा होता था। अगरचे उन्होंने पॉलिटिकल स्टायर्स भी लिखे, जॉन ड्राइडन ने अब्बासलाम एंड एक्ट ऑफ फुल लिखा उन्होंने 1681 में, जो पब्लिश हुआ। वो बिब्लिकल स्टोरी थी, पॉलिटिकल स्टायर ही है एक किस्म का, क्योंकि वो चार्ल्स सेकंड को उन्होंने टारगेट किया था कि वो कितना अयाश है और उसकी जो नाजायज़ औलादें हैं और उनके पास कोई वारिस नहीं है और उसके भाई को भी किंग नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो कैथोलिक है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी थी, टारगेट किया था पॉलिटिकल। मैक फ्लेक्नो में उन्होंने शेडविल के ऊपर पर्सनल अटैक किया था, लेकिन फिर भी कैथोलिसिज्म की तरफ कन्वर्ट होने के बाद उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। प्रोज़ में हमारे पास ड्राइडन के एसेज हैं एंड प्रीफेस्ड हैं जो ड्राइडन ने लिखे, जिसमें उन्होंने ही टॉक्ड अबाउट पोइट्री एंड ड्रामाज इशूज़। उनका बेस्ट वर्क जो था प्रोज़ में, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। उस ज़माने में फ़्रेंच दोबारा उभर रही थी, बहुत ग्रो हो रही थी, क्योंकि जो जो चार्ल्स सेकंड आता है ये फ्रांस से आता है। इंग्लिश राइटिंग वाज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच, और ये बात ड्राइडन को पसंद नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने यही ऐसे लिखा, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। फिर हमारे पास सैमुअल बेटलर हैं, जिनका एक बहुत ही मशहूर वर्क है हिडिब्रास, जो 3 पार्ट्स में था, 1663, 1664 और 1678 में पार्ट थर्ड। इट वॉज अ स्टायर एक्चुअली ऑन प्योरिटन। प्योरिटन जो था ना वो ट्रेंडिंग टॉपिक था एट दैट टाइम। उनका इरादा प्योरिटन्स को ख़त्म करने का था इस वर्क के ज़रिए से। फिर हमारे पास जॉन बनियन है। जॉन बनियन का जो बेस्ट वर्क है वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस था। जॉन बनियन ने सिविल वार में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा 12 साल के लिए। इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो जेल में ज़्यादा बढ़ गई थी और एक बार फिर इनको 6 माह के लिए जेल में डाले गए। तब जेल में ही इन्होंने यही पिलग्रिम प्रोग्रेस वर्क लिखा था, जो काफ़ी मशहूर है। इसके बाद, इस वर्क के बाद उनको प्रीचिंग का लाइसेंस भी मिल गया था और ये चर्च में मिनिस्टर भी बन गए थे। इनके 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एक्चुअली: द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ग्रेस अबाउंडिंग, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन और द होली वॉर। फिर हमारे पास विलियम टेम्पल है। विलियम टेम्पल जो है राइटर हैं, पॉलिटिकल मेंबर हैं। उन्होंने एशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग पे लिखा। इनके काम को अहमियत नहीं दी गई, लेकिन इनके स्टाइल को बहुत अहमियत मिली। और विलियम टेम्पल जो हैं वो जोनाथन स्विफ्ट जो थे राइटर, जो राइटर हैं, नावल राइटर, वो इनके सेक्रेटरी थे। और फिर हमारे पास जॉन लॉक हैं। उनका बेस्ट वर्क था एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में। और फिर ये एज जो है वो जॉन ड्राइडन की डेथ के साथ 1700 में उनकी डेथ होती है, तो इस एज का ख़त्मा हो जाता है। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।